शादी के बाद की यह पीड़ा असहनीय होती है। आज मेरा नया जन्म हुआ। अगर मैं कहूँ तो कुछ गलत नहीं होगा। मैं एक खुशमिजाज जिंदा दिल लड़की कब इतनी निराशावादी और असुरक्षित हो गई पता ही नहीं चला। मैंने तो हम उसे हमेशा प्यार किया था और उसने रिश्ते को संभालने की पूरी कोशिश की, पर अब लगता है कि मैं रिश्ता संभाल नहीं रही थी बल्कि अपने आप को बेवकूफ़ बना रही थी। रिश्ता तो कभी था ही नहीं, प्यार तो कभी था ही नहीं। जो कुछ भी था वह स्वार्थ था। उसका स्वार्थ जो मुझे ऐसा घाव दे गया जिसके निशान मेरे जीवन और शरीर पर दोनों पर रहेंगे हमेशा हमेशा के लिए। अभी मैंने स्नातक किया ही था कि मेरी शादी की बात चलने लगी। रिश्ते की एक मौसी ने मेरे लिए इतना अच्छा रिश्ता भेजा कि माता पिता मना ही ना कर सके। वह मुझे देखने आया तो मुझे दिल से डर और साथ साथ एक गुदगुदी भी हुई। हमें कुछ देर एक दूसरे के साथ बिताने के लिए छोड़ दिया गया। रवि, हाय, कैसी हो? मैं अच्छी हूँ। आप कैसे हो? रवि, कुछ देर पहले तक तो ठीक था, अब लगता है अब दीवाना हो चुका हूँ तुम्हारा। ना चाहती हुई भी मुझे हंसी आ गई, मैं खुद को रोक ना सकी। रवि, कितनी सुंदर हंसी है तुम्हारी। कॉलेज के लड़के तो इस हंसी पर जान देते होंगे। मुझे क्या पता, मैंने कंधे उचका कर कहा। रवि, उफ, ये सादगी, मैं तो फिदा हो गया। लड़के वाले शादी के लिए तैयार थे, हमारे परिवार को भी रिश्ता मंजूर था। सो आनन फानन एक महीने के भीतर ही मैं ससुराल पहुंच गई। दिन भर की थकान से कब सो गई पता ही नहीं चला। रात में रवि ने झकझोर कर उठाया। रवि, आज हमारी सुहागरात है और तुम सो रही हो? क्या अपने कॉलेज के बॉयफ्रेंड से बिछड़ने का गम खाया जा रहा है? चिंता मत करो, मैं तुम्हें उनसे भी ज़्यादा प्यार करूँगा, उसने हंसकर कहा। पर यह मजाक मुझे भेद गया। मैंने कहा, मैं ना, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, मैंने गुस्से से कहा। रवि, इम्पॉसिबल, आजकल तो बदसूरत से बदसूरत लड़की का चक्कर चल रहा है। फिर तुम कैसे बच गई? तुम तो को एजुकेशनल कॉलेज में पढ़ी हो ही नहीं सकता कि तुम्हारी किसी लड़की से दोस्ती ना हो। कोई बात नहीं, पति और पत्नी के बीच कोई भेद नहीं रहना चाहिए। मेरी भी कुछ गर्लफ्रेंड थी, मैं तुम्हें उनके बारे में बताता हूँ और तुम मुझे अपने बॉयफ्रेंड के विषय में बताओ, ताकि कभी मेरी गर्लफ्रेंड मुझे या तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें ब्लैकमेल ना कर सके। मैं अब बार बार यही बात दोहरा रहे हैं। मैंने कहा, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। रवि, अच्छा बाबा, सॉरी, तुम सती सावित्री हो पर मैं सत्यवान नहीं। मेरी गर्लफ्रेंड थी, पर अब जब मैं वादा करता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में तुम्हारे बाद कोई नहीं आएगा। उसने मुझे गले लगा लिया और कुछ प्यार भरी बातें से जिससे मेरा गुस्सा जाता रहा। शादी के एक महीने बाद मैं पति के साथ दिल्ली शिफ्ट हो गई। शुरू शुरू में इस तरह के ताने सुनने कर लगता कि ये सामान्य बात है। शायद सभी पति अपने पत्नी के पुराने आशिकों को लेकर इनसिक्योर होते हैं, पर फिर धीरे धीरे। रवि, तुम उसी छत पर कपड़े सुखाने क्यों जाती हो जब सामने वाली बिल्डिंग में रहने वाला लड़का पढ़ाई करने छत पर जाता है? मेरा भी वो सुबह से शाम तक छत पर ही टहल टहल कर पढ़ता है। उसके एग्जाम चल रहे हैं और वो मुझसे 5 साल छोटा है। रवि, तो तुम्हें उसकी उम्र भी पता है? यानी कि तुम मोहल्ले वालों से बात करती हो मेरे मना करने के बावजूद, और तुम्हें तो छोटे लड़के ही पसंद है ना? मैं क्यों ऐसा तुम लगता है। रवि, जाने दो, मेरा मुंह मत खुलवाओ। मैं नहीं, प्लीज़ मुंह खोल दो अपना, मैं भी तो सुनूं। आखिर तुमने ऐसा क्या देख लिया है जिससे तुम्हारे दिमाग में ये सब बात घर कर गई है? रवि, तुम्हारे मायके में भी तो आता है एक मैं संतोष, वो मेरे छोटे भाई की तरह है, मैं उसे ट्यूशन पढ़ाती थी। रवि, जरूर, ऐसे ही मुँह बोले भाई बहन बहुत देखे हैं मैंने, उसने मुझे झिड़क कर कहा। बात आगे ना बढ़ने के उद्देश्य से मैं हमेशा चुप रहती थी और शायद मेरी चुप्पी ही उसे मेरी स्वीकृति लगती थी। मुझे समझ में नहीं आता था कि मैं उसे यकीन दिलाने के लिए क्या करूं। मैं अपने घर जाती तो वो वहां से मुझे कठपुतली की तरह नचाता। रवि, कहाँ हो? मैं घर पर। रवि, आवाज़ तो गाड़ियों की आ रही है, क्या तुम वहीं घूमने निकली हो, अपने आशिकों से मिलने गई हो? मेरा घर सड़क के किनारे है, ये गाड़ियों की आवाज़ नहीं है तो क्या सुनाई देगा? रवि, यार तुम तो बुरा मान जाती हो, बस मैं मजाक करता हूँ। अच्छा, घर पर हो तो सासू माँ से बात करा दो। मैं जानती थी कि सिर्फ कंफर्म करने के लिए माँ से बात करना चाहता है कि दिन भर कहीं गई तो नहीं। मेरी भोली माँ उसे बता देती कि मुझसे मिलने संतोष आया या मैं घर के बगल में रहने वाली फ्रेंड के घर गई। ये बातें दिन रात मुझे सुनाई जाती। मैं मायके जाने से डरने लगी। मेरे फ़ोन रिकॉर्ड चेक किए जाते और रिकॉर्ड किए जाते। अड़ोस पड़ोस की औरतें से भी बात करने की मनाही थी। अव्वल तो मायके जाने नहीं मिलता, या जाती भी तो पति के साथ जाओ और उसी के साथ वापस आओ। मैं जब रवि से कहा कि मैं अभी बच्चा संभालने के लिए तैयार नहीं, इसलिए माँ नहीं बनना चाहती। इस बात के लिए उसने मेरी माँ, मेरी चाची और मेरी मामी को सबको फ़ोन मिला डाला। रवि, माँ जी आप ही बताइए, क्या मैं आपको इतना निकम्मा लगता हूँ कि अपने बच्चे की परवरिश नहीं कर सकता? मल्टीनेशनल कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मेरे परिवार वाले भी बच्चे का मुंह देखने को तरस रहे। आखिर घर का सबसे बड़ा बेटा हूँ और ये कहती है मैं माँ नहीं बनना चाहती। कभी मैं अपने घर वालों को ये बता दूँ तो हड़कंप मच जाए।
पर मैं नहीं चाहता कि मेरी पत्नी के विषय में कोई गलत धारणा बनाए, इसलिए मैंने सारा इल्ज़ाम अपने ऊपर ले लिया। वो हमेशा मुझे दोषी ठहराकर खुद मासूम बन जाता। मेरी माँ, मौसी और चाची सबने मिलकर मुझे यही सलाह दी कि पहले बच्चों को लेकर तो ससुराल में सभी को बहुत आशाएं होती है, उन्हें मत तोड़ो, और आखिर में गर्भवती भी हो गई। यूँ तो मेरी सास कभी मुझे फ़ोन नहीं करती थी, पर जब भी करती तो बस यही ताना मारती कि मैंने उनका बेटा उसने छीन लिया है। मैं खुद नहीं जानती कि मैंने ऐसा कैसे कब किया। उस दिन पड़ोस की एक भली औरत जो कभी कभी मुझसे हालचाल ले लिया करती थी, वह मेरे घर आ गई। सीमा भाभी, अरे सुनीता, तेरा कौन सा महीना चल रहा है? मैं छठा भाभी, अच्छा अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बताना, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलूँगी। रवि तो अक्सर घर पर रहता नहीं है, ऐसे में कभी भी कुछ भी ज़रूरत पड़ सकती है। अपने आप को कभी अकेला मत समझना। रवि का नेचर तो बहुत ही अच्छा है, पर तो मुझे भाभी बोलता है और बड़े प्रेम से पेश आता है, वरना यह दिल्ली में किसके पास किसी से हंसकर बात करने के लिए फुर्सत है। भगवान तुम दोनों को सदा खुश रखे। रवि, सुनीता, आज कोई आया था क्या? सिंक में पड़े चाय नाश्ते के कप प्लेटों को देखते हुए रवि ने पूछा। हाँ, बगल की सीमा भाभी आई थी। रवि, क्यों? तुमसे मना किया था ना कि दिल्ली के लोग बहुत दूर दूर चालाक होते हैं, ये सब औरतें दुष्ट, चरित्रहीन और मूर्ख है, इनसे दूर रहो। और उस सीमा का तो पड़ोस में रहने वाले लड़के से अफेयर चल रहा है, ये बात सारा मोहल्ला जानता है। पति के जाते ही उसे घर बुला लेती है, और फिर मैंने तुम्हें उसके बारे में पहले भी बताया था कि वो तो मुझे भी लाइन मारती है, फिर भी तुमने उसके जैसी औरतों को घर बुलाकर चाय नाश्ता कराया। मैं पर वो तो आपकी बहुत तारीफ कर रही थी और मुझे प्रेग्नेंट देखकर कह रही थी कि कोई ज़रूरत हो तो बताना। रवि, अच्छा, मेरी तारीफ तो करेगी, मुझे फंसाना जो है। क्या तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारा ख्याल मुझसे बेहतर रख सकती है? मैंने ऐसा तो नहीं कहा, पर कोई आ जाए तो क्या भगा दूं? रवि, हाँ बिल्कुल भगा दो। तुम्हारा पति मैं हूँ, वो नहीं। किसी भी बाहरी व्यक्ति से फालतू मेल जोड़ बढ़ाने की ज़रूरत नहीं। यह की औरतें सब शराबी और बदचलन है, और मैं नहीं चाहता कि मेरी भोली भाली पत्नी भी उनके रंग में रंग जाए। सुनीता, तुम बहुत सीधी और भोली हो, तुम्हें मैं दुनिया की बुराइयों से बचाना चाहता हूँ, इसलिए थोड़ी सख्ती बरतता हूँ। कोई बात नहीं, पर आज के बाद जो औरत आए तो बाहर से ही उसे हालचाल देकर कोई बहाना बनाकर बाहर से ही भगा देना। ये कहकर उसने मेरे चेहरे को अपने दोनों हाथों में लिया और मेरे हाथे पर चुम्बन दिया। जब मैं तर्क देती तो वो मुझे इसी तरह निरस्त्र कर देता था। मुझे समझ में नहीं आता था कि ऐसा क्या करूं जो वो नाराज़ ना हो, दुख ना हो और परेशान ना हो। मेरी माँ भी मुझे फ़ोन करती, मैं गिनी चुनी बात करके फ़ोन जल्दी से रख देती। सीमा भाभी को भी मैंने बाहर से ही टरकाना शुरू कर दिया। आखिर उन्होंने भी हार मान ली और मेरे घर आना छोड़ दिया। मेरा 8वां महीना चल रहा था जब एक दिन घर की डोरबेल बजी। ये रवि के आने का समय नहीं था। दिल धड़क गया कि कौन होगा, कहीं सीमा भाभी तो नहीं। दरवाज़ा खोलते ही एक जाना पहचाना चेहरा दिखा, पर कुछ याद नहीं आया कि ये कौन है। अरे सुनीता, मैं छाया, तेरे बचपन की फ्रेंड। भूल गई या मेरा नया रूप देखकर कंफ्यूज हो गई? उसने उसी चिरपरिचित अंदाज में मटक कर कहा। छाया मेरे बचपन की सहेली थी, हम एक ही स्कूल, एक ही कॉलेज में पढ़े थे, हमारे घर के आसपास ही थे। हमारा बचपन और किशोरावस्था एक दूसरे के घरों में ही बीता। उसे देखकर उसे गले लगाने की तेज इच्छा हुई, पर औपचारिक मुस्कान देकर मैंने डरते हुए उसके भीतर आने के लिए रास्ता दिखाया। छाया, वाह यार, घर तो बहुत बढ़िया है। तेरा पति खूब कमाता होगा, वरना दिल्ली शहर में अपना घर होना कोई छोटी बात तो नहीं। मैं और कैसी है तू? बेड में चाय लेकर आती हूँ। मैं जल्दी से जल्दी उसे टरकाना चाहती थी। छाया, क्या यार, क्या अब हम इतने दूर हो गए कि तू मुझे मेहमानों की तरह चाय नाश्ता कराएगी? मैं खुद बना लूँगी, तू तो यहाँ बैठ मेरे पास। छाया ने मुझे खींचा और सोफे पर पसर गई। वो मुझे अपने दिल्ली शिफ्ट होने की कहानी सुना रही थी, पर मेरा ध्यान कहीं और ही था। छाया, सुनीता, क्या बात है? छाया ने मेरा उड़ा हुआ रंग देखकर कहा। मैं कुछ नहीं, बस कुछ तबीयत ठीक नहीं। मैंने साफ झूठ बोला। छाया ने मुझे गले लगा लिया। मुझसे झूठ बोलकर तुझे लगता है कि तू बच जाएगी, पर तू नहीं जानती, तू काँप रही है। ये एंजाइटी के लक्षण हैं। मैं एक साइकोलॉजिस्ट की बेटी हूँ, भूल गई? पापा ने यही एक क्लिनिक शुरू किया है, मैं भी उनके साथ प्रैक्टिस करती हूँ।
मैं पहले भी तेरे दिल में झांक सकती थी। तुझे पढ़ने के लिए मुझे पीएचडी करने की ज़रूरत नहीं है। मेरा रोका हुआ बांध टूट गया और मैंने बेअदहनी से उसे सब कुछ बता दिया। छाया, ये लोग परजीवी की तरह होते हैं जो दूसरों का खून चूस कर जीते हैं। हैरी पॉटर याद है ना? हम दोनों साथ ही देखने गए थे। उसमें डेमिस्ट या दमपिशाच की ये तरह ही लोग भी जब तक हमारे आसपास रहते हैं हमारी सारी खुशियाँ चूसते रहते हैं और बस दुख भरी यादें ही हमारे पास रह जाती है। पर दमपिशाच जब आपके आसपास ना हो तो आप बेहतर फील करते हैं, जबकि नार्सिसिस्ट तुमसे दूर रहकर भी तुम्हारी खुशियाँ चूस सकते हैं। तेरी माँ को कुछ शक था, इसलिए जब हम लोग यहाँ शिफ्ट हुए तो उन्होंने तेरा पता मुझे दिया और कहा कि मैं तुझसे कभी कभी मिल आया करूँ। अभी तेरा बच्चा इस दुनिया में आया भी नहीं है, अभी भी समय है। क्या तू उसे इस माहौल में जन्म देगी? मैंने ऐसे लोगों को करीब से देखा है। एक बार बच्चा हो गया तो इस जाल से निकलना और भी मुश्किल होगा। जब कभी तू इनसे दूर जाना चाहेगी तब समाज में दूसरी औरतें तुझे यकीन दिलाएगी कि तेरा बेटा अपने अपने बच्चे का मुंह देखकर जी। जब तेरे बच्चे बड़े होंगे तब तेरे दिन अच्छे आ जाएंगे, यह यकीन मान। तू इंतज़ार करती रह जाएगी और अच्छे दिन कभी नहीं आएंगे। ये लोग बच्चे में उनकी माँ के प्रति भी जहर भर देते हैं। निर्णय लेने का यह सही समय है। कम से कम तू अपने बच्चे की नज़रों में तो नहीं गिरेगी। मैं क्या करूँ? मैं फट पड़ी। छाया, कड़े फैसले लेने होंगे। तू अपने पति की पत्नी नहीं बल्कि उसका भोजन है। वह व्याम्पर की तरह तेरे खून पर जी रहा है। तुझे खुद को मजबूत करना होगा और उससे पीछा छुड़ाना होगा। तुझे अपनी ज़िंदगी जीने का पूरा हक है, अपने लिए नहीं तो अपने बच्चे के लिए इस नर्क से निकलना होगा। हम सब तेरे साथ हैं। तू मेरे घर चल, मैं तुझे अपने पापा के क्लिनिक में जॉब दिला दूंगी। वो तुझे धमकियाँ देगा, डराएगा, बुरा भला कहेगा, पर वो खुद बहुत कमज़ोर है। यकीन मान, तेरा डर ही तुझे उसे ताकत दे रहा है, वरना वह किसी खरगोश को भी नहीं मार सकता। छाया ने बहुत देर तक मुझे नर्सिसिस्ट की कहानियाँ सुनाई और मुझे अपने पति से तलाक लेकर नया जीवन शुरू करने का सुझाव दिया। मैं उसी समय अपना सामान बांधकर वहाँ से चली गई। उसके बाद शुरू हुआ मेरे परिवार के लिए भयंकर त्रासदी का दौर। वो दिन भर मेरे घर वालों को और मुझे धमकियाँ देता। इस बीच में एक बच्ची की माँ भी बन गई। मैंने उसका फ़ोन ब्लॉक पर लगाया, पर छाया ने हटवा दिया और यह कहकर कि उसकी धमकियाँ कोर्ट में उसके खिलाफ काम आई। रवि, मैं तेरे जैसी शिनाल और उसकी नाजायज़ औलाद को एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। मैं नौकरी छोड़कर सन्यासी हो जाऊंगा, ना कमाऊंगा ना काम करूंगा। फिर तू कैसे मुझसे कंपनसेशन ले सकेगी? मुझे कंपनसेशन नहीं चाहिए। मैं म्यूचुअल सेपरेशन के लिए तैयार हूँ। बस तुम मेरा पीछा छोड़ दो। मैं अपनी बच्ची खुद पाल लूँगी। रवि, तू और तेरी बेटी दोनों शिनाला करके पालोगी। तू नहीं जानती समाज में अकेली औरत की क्या दुर्गत होती है। तेरी बेटी को भी लोग हमेशा बुरी नज़र से ही देखेंगे और तू बड़े बड़े होते होते वो भी तेरी तरह छिनाल बन चुकी होगी। अभी भी वक्त है, लौट जाओ सुनीता। मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। मैंने कभी भी तुम पर हाथ नहीं उठाया, वरना कई पति अपनी पत्नियों के साथ कैसी बर्बरता करते हैं। हो सकता है मैंने कभी कभी तुमसे सख्ती बरती हो, पर मैं माफ़ी मांगता हूँ और तुम्हारे साथ नई शुरुआत करना चाहता हूँ। वो मेरी भी बच्ची है, उसे अपने पिता का प्यार मिलना भी चाहिए। मैं उसे राजकुमारी की तरह रखूँगा। वो अचानक नरम हो जाता है, ऐसे रोने लगता है कि पत्थर भी पिघल जाए, पर मैं नहीं पिघली। मैं अभी कुछ देर पहले ही तुमसे उसने नाजायज़ पुकारा था। इतना सुनते ही वो अपनी लैंग्वेज पर उतर आया। उसे मेरी ना बर्दाश्त नहीं होती। रवि चीखता रहा और मैंने फ़ोन एक तरफ रख दिया। फ़ोन में नहीं काटती थी क्योंकि छाया के अनुसार उसकी धमकियाँ कोर्ट में हमारे फेवर में काम आएगी। आज तलाक के पेपर्स हाथ में लेकर मैं बता नहीं सकती कि मैं कितना हल्का महसूस कर रही हूँ। यह एक नई शुरुआत है और मैं नहीं। तो दोस्तों, ये कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए और कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट कहानी के साथ।